गोरी कव्वी कालू कव्वे की दूसरी पत्नी थी, क्योंकि कालू कव्वे की पहली पत्नी एक दुर्घटना में मर गई थी। मुन्नी गोरी कव्वी की सौतेली बेटी थी, जिसे गोरी कव्वी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। माँ, मैं पानी लाई हूँ आपके लिए, आप पानी पी ले। दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारे हाथों से पानी नहीं पीना। माँ, मैंने क्या गलत किया है? मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, सगी नहीं। और खबरदार, अगर दोबारा मुझे माँ कहा तो। एक दिन गोरी कव्वी का पति कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी गोरी कव्वी से कहता है, गोरी, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ, मेरे पीछे मेरी बेटी का ध्यान रखना। आ मुन्नी की चिंता ना करे, मैं इसे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। कालू कौवा चला जाता है। अब कालू जी के आने से पहले पहले मैं इस मुन्नी की बच्ची को तो ठिकाने लगा ही दूंगी। मुन्नी, मुन्नी कहाँ हो? माँ, मैं रसोई में हूँ। यहाँ आओ, जब देखो कुछ न कुछ खाती ही रहती हो। मुन्नी अपनी सौतेली माँ गोरी कव्वी के पास आ जाती है। चल, आज दाना लेने तू मेरे साथ जाएगी। ये सुनकर मुन्नी खुश हो जाती है। माँ, मुझे बहुत शौक। माँ नहीं, सौतेली माँ। हाँ, याद आया, सौतेली माँ, मुझे बहुत शौक है मैं घर के लिए दाना लाऊं, आपके लिए, पिताजी के लिए और अपने लिए। ज्यादा काका न कर, चल मेरे साथ। गोरी कव्वी मुन्नी को साथ ले जाती है। गोरी कव्वी मुन्नी को लेकर दूर पहाड़ों पर चली जाती है। माँ नहीं, सौतेली माँ, यहाँ तो दाना नहीं है, फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? इन पहाड़ों के पीछे मीठे फल हैं, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी मीठे फल लेकर वापस आती हूँ। मैं भी साथ जाऊंगी। ना ना, वहाँ बहुत खतरा है, तुम यहाँ बैठ जाओ। गोरी कव्वी वहाँ से उड़ती है और दूसरे रास्ते से होती हुई वापस अपने घर चली जाती है। अब उस मुन्नी की बच्ची को कोई बड़ी चील खा जाएगी और मेरी जान छूट जाएगी उस कमबख्त से। मुन्नी वहाँ बैठी हुई डरने लगती है। सौतेली माँ तो अभी तक लौट कर नहीं आई, अब मैं कैसे घर वापस जाऊंगी? फिर मुन्नी को दूर से एक चील अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। मुन्नी डर जाती है और जल्दी से पेड़ के पास झाड़ियों में छुप जाती है। अरे अरे, कहाँ गई? अभी तो यहाँ ही थी, कहाँ गई वो कव्वी? कव्वी, कव्वी कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ, आ जाओ, मुंह मीठा कर लो अपना, मेरे पास मीठा फल भी है, देखो देखो, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। मगर मुन्नी चुप करके बैठी रहती है, वो माही चील की चाल को समझ रही थी। शाम तक इंतजार करने के बाद आखिर वो बड़ी चील वहाँ से चली जाती है। मुन्नी इधर उधर देखती है और झाड़ियों से बाहर निकल आती है। अब मुझे अंधेरा होने से पहले पहले वापस घर जाना चाहिए। मुन्नी तेजी से उड़ती है और अपने घर पहुंच जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। तुम आ गई हो? हाँ सौतेली माँ जी, आप तो मुझे वहाँ भूल आई थी। पता है, अगर मैं झाड़ियों में ना छुपती तो वो बड़ी चील मुझे एक बार में ही खा जाती। मैं भूल गई थी कि तुम मेरे साथ आई हो। फिर दूसरे दिन गोरी कव्वी सोचती है, ऐसे तो ये कमबख्त मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, मैं इसे किसी पक्षी के यहाँ बेच ही देती हूँ, जो इसे दूसरे जंगल ले जाए और इस मुन्नी की बच्ची से अपने घर के काम करवाया करे। गोरी कव्वी मुन्नी को साथ लेकर उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, मुन्नी को ले जाओ और इसे इसके पिताजी से मिलवा लाओ। माँ, याद आया, सौतेली माँ, आप भी मेरे साथ चले ना, आप भी पिताजी से मिल लेना। तुम जाओ, मैं शाम को तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। गोरी, ये लो अपना माल। उल्लू बाबा गोरी कव्वी को पैसों से भरी लाल रंग की पोटली दे देता है और गोरी उल्लू बाबा के कान में कहती है, इसका ध्यान रखना, ये बहुत तेज है, कहीं भाग न जाए, मुसीबत बन जाएगी। चिंता न करो तुम। उल्लू बाबा मुन्नी को ले जाता है। ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? ये जगह तो पहली बार देखी है मैंने। मुन्नी उल्लू से कहती है, उल्लू बाबा, मेरी सोने की चेन तो मैं घर ही भूल आई, रुके, मैं अभी अपनी सोने की चेन लेकर आती हूँ। सोने की चेन का सुनकर उल्लू बाबा लालच में आ जाता है। अच्छा, तो फिर जल्दी जाओ और अपनी सोने की चेन ले आओ।
मुन्नी जल्दी से वापस मुड़ती है। रास्ते में मुन्नी को उसका पिता कालू कौवा मिल जाता है। पिताजी आप अब आ गए वापस। हाँ बेटी, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुन्नी अपनी सौतेली माँ की बात छुपा लेती है और अपने पिता को कुछ नहीं बताती। मैं तो यहाँ फल खाने आई थी। अच्छा, ये एक बैग तुम उठाओ और बाकी का सामान मैं उठा लेता हूँ। चलो घर चलें। मुन्नी तुम? मुझे देखकर खुश नहीं हुई और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई हो। माँ जी नहीं, याद आया। नहीं माँ जी ही कहना है। मुन्नी हंसने लग जाती है। माँ जी, मैं मीठा फल खाने गई थी कि रास्ते में मुझे पिताजी मिल गए और मैं इनके साथ घर आ गई। गौरी, दोबारा मुन्नी को अकेली इतनी दूर मत जाने देना। मुन्नी अभी छोटी है, कहीं खो ही न जाए। मेरे पति कालू जी चिंता ना करें, ये बहुत तेज है। सारे जंगल के पक्षी खो सकते हैं, मगर मुन्नी जहाँ भी चली जाए लौटकर घर वापस जरूर आ जाएगी। मुन्नी हंसने लग जाती है और गौरी मुन्नी को अपने गले से लगा लेती है। शुक्रिया मुन्नी, अपने पिताजी से सब छुपाने के लिए, और आज के बाद तुम मेरी बेटी ही हो, मुझे माफ कर दो। फिर गौरी कौवी मुन्नी से प्यार करने लगती है। गुड़िया और कुकू अपनी माँ रानो के साथ एक घोंसले में रहा करते थे। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, जैसे तैसे अपना जीवन बिताया करते थे। घर में कभी खाना होता था तो किसी दिन पानी पी के ही सो जाया करते थे। अगले दिन राखी का त्योहार था। जंगल में सभी खुश थे। गुड़िया रानो चिड़िया से राखी खरीदने के पैसे मांगती है। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। किस लिए चाहिए मेरी बेटी? कल राखी का त्योहार है ना माँ, बाजार में कितनी भीड़ है, मुझे भी राखी लानी है। बेटी मैं जानती हूँ कल राखी का त्योहार है, पर बेटी हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं। भला हम राखी कैसे खरीदेंगे? नहीं माँ, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे अपने भैया के लिए राखी लेनी है तो लेनी है। बेटी हम राखी का त्योहार नहीं मना सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब तुझे कहाँ से पैसे ला कर दूँ? रुक जरा, उदास ना हो, मैं देखती हूँ। रानो चिड़िया अंदर जाती है और कुछ पैसे लाकर कहती है, गुड़िया बेटी मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं। आप अपने भाई को राखी बांधने के लिए राखी और मिठाई ले आओ। गुड़िया चिड़िया पैसों को लेकर राखी खरीदने के लिए उड़ जाती है। माँ ने बहुत कम पैसे दिए हैं, इसमें तो सिर्फ राखी आएगी। मैं ऐसा करती हूँ, सिर्फ राखी लाकर कुकू भाई को राखी बांध दूंगी। गुड़िया चिड़िया पैसे लेकर जा रही होती है, तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती है, जिस कारण उसके पैसे वो भी हवा में उड़ जाते हैं। गुड़िया चिड़िया ये देखकर रोने लगती है। अरे ये क्या, मेरे पैसे, अब मैं राखी कैसे खरीदूंगी? और रोते रोते वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक फिर से बहुत तेज हवा चलती है। अरे बाप रे, फिर से इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? मैं तो अभी घर भी नहीं पहुँची। तभी पेड़ पर से कुछ गिरता है। गुड़िया चिड़िया जब उसे देखती है तो वहाँ एक राखी होती है। ये राखी कहाँ से आई? मैंने तो राखी की उम्मीद ही छोड़ा दी थी। ये राखी किसकी होगी? यहाँ तो आसपास कोई भी दिख नहीं रहा। चलो मैं इसे ले जाकर कुकू भाई को बांध देती हूँ। गुड़िया चिड़िया उस राखी को लेकर घर पहुँचती है। माँ देखो मुझे क्या मिला। ले आई राखी। गुड़िया अपनी राखी अपनी माँ को दिखाती है। मैंने तो तुझे थोड़े से पैसे दिए थे, उन पैसों में आपको इतनी महंगी राखी कैसे मिल गई? अरे ये तो बहुत प्यारी राखी है, एकदम चमकीली सोने की तरह। गुड़िया आप मेरे लिए कितनी प्यारी राखी लेकर आई हो। मुझे माफ करना माँ, मैंने तुम्हारे दिए हुए पैसे तेज हवा में खो दिए और मैं उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ गई जहाँ पर मुझे यह राखी मिली। कोई बात नहीं बेटा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब आपको ये राखी मिली है तो ये राखी कुकू को बांध देना। गुड़िया राखी लेकर उसे एक डिब्बे में रख देती है। माँ मैं ये राखी संभाल कर इस डब्बे में रख रही हूँ, कल मैं कुकू भाई को सुबह बांधूंगी। फिर गुड़िया चिड़िया सो जाती है और अगली सुबह जब गुड़िया सोकर उठती है, अरे ये डिब्बा इतना क्यों चमक रहा है? गुड़िया बेटी ने राखी रखी थी ना? गुड़िया बेटी देख तो जरा। गुड़िया जब उस डब्बे में से राखी निकालती है तो देखती है कि वो डिब्बा सोने का हो गया है। माँ मैंने तो ये राखी लकड़ी के डिब्बे में रखी थी, ये डिब्बा सोने का कैसे हो गया? चल ये सब छोड़ कुकू को राखी बांध दे। गुड़िया चिड़िया उस राखी को एक प्लेट में रखकर उसमें कुमकुम और चावल रखती है। थोड़ी देर में देखती कि जिस प्लेट में उसने राखी रखी थी वो भी सोने की हो गई है।
माँ प्लेट भी सोने की हो गई। मुझे तो ये जादुई राखी लग रही है। ये जिसमें भी रखी जाती है वो चीज सोने की हो जाती है। रानो चिड़िया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो एक चम्मच लेकर आती। जैसे ही वो चम्मच से राखी को छूती है वो चम्मच सोने का हो जाता है। अरे ये राखी तो सच में जादुई है। इस राखी से जो भी चीज छूती है वो सोने की बन जाती है। जादुई राखी से तो हम अपने घर की हालत सुधार सकते हैं। माँ, फिर मैं कौन सी राखी कूकू भैया को बांधूंगी? चल मेरे साथ, मैं आपको राखी दिलाती हूँ। रानो चिड़िया सोने की चम्मच लेकर गुड़िया चिड़िया के साथ चली जाती है और वहाँ पर एक सुनहार के पास सोने के चम्मच को बेच देती है। गुड़िया बेटी, इन पैसों से कूकू के लिए राखी खरीद लो। गुड़िया पैसे लेकर एक राखी खरीद लेती है और कूकू को बांध देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर रानो सोने के बने बर्तनों को बेचकर घर की हालत में सुधार लाती है। सब हंसी खुशी रह रहे होते हैं। रानो का एक पड़ोसी कालू का बेटा यह सब देखकर हैरान हो जाता और अपने पापा कालू से कहता है, पापा देखो ना, कुकू के तो 12 न्यारे हो गए हैं। कल तक तो इनके पास खाने को भी नहीं था और आज देखो इनको कैसे बन ठन कर घूम रहे हैं। इसके पीछे कुछ तो राज जरूर है पापा। चिंता मत कर बेटा, मैं पता लगाता हूँ अभी। कालू कौवा चुपचाप इस बात का पता लगाने के लिए रानो के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह अमीर होते जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, इस बात का तो पता ही नहीं लग रहा है। तभी उसकी नजर उस राखी पर पड़ती है जो दूर से ही चमचमा रही होती है। ये चीज क्या चमचमा रही है कि यही वह चीज तो नहीं जिससे रानो का परिवार अमीर होता जा रहा है। कालू कौवा उस राखी की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो उसे उठाकर पास में रखे एक मेज पर रखता है तो वो मेज सोने की हो जाती है। इसकी वजह से रानो सोने की चीजें बनाती है और अमीर होती जा रही है, तो मैं इसको चुराकर अपने घर ले जाता हूँ। जैसे ही कालू कौवा उस राखी को दोबारा छूता है तो इस बार एक जोर का झटका लगता है और कालू दूर जाकर गिरता है। लड़खड़ाकर कालू कौवा दोबारा राखी को छूता है तो राखी अपना आकार बढ़ाकर उसे बांध देती है और 2-3 बार उसे ऊपर से नीचे पटक देती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये राखी मुझे मार क्यों रही है और ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? कालू कौवा को परेशान करने के बाद जब राखी शांत होती है, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। इसने मुझे बहुत परेशान किया है। जैसे ही कालू कौवा उस राखी को लेकर भाग रहा होता है तो वो सोने के बन जाता है। तभी रानो चिड़िया और कालू कौवा का परिवार वहाँ पहुँच जाता है। राखी, मुझे और मेरे पिताजी को माफ कर दो। उन्होंने लालच की वजह से तुम्हें चुराने की कोशिश की। मेरे कहने पर राखी, मेरे पिताजी को माफ कर दो। गुड़िया, तुम अपनी राखी को बोलो ना पिताजी को माफ कर दें और सोने से मेरे पिताजी को आजाद कर दें। राखी, तुमने हमारी बहुत मदद की है। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कालू को माफ कर दो, ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। उनको अपनी गलती का एहसास है। तभी राखी के अंदर से आवाज आती है, ठीक है गुड़िया, जैसा तुम कहो। राखी, तुम जहाँ से आई हो कृपा करके वहाँ वापस लौट जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो किसी न किसी गलत हाथों में पड़ जाओगी और वो तुम्हारा गलत इस्तेमाल करेगा। तभी राखी वहाँ से गायब हो जाती है और कालू कौवा जो सोने के बना होता है ठीक हो जाता है। रानो जी, आप और आपका परिवार बहुत अच्छा है। मैंने आपकी कीमती चीज चुराने की कोशिश की, फिर भी आपने मेरी मदद की। इस बात का आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने बेटे की जिद के आगे लालची हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो तुम चाहते हो कि रानो चिड़िया बुरी बन जाए और सभी पक्षी उसको नापसंद करने लगे, तो मेरे पास एक आइडिया है। बताओ, क्या आइडिया है? हिमालय के जंगल में सभी पशु पक्षी बहुत प्यार से मिलजुल करके एक साथ रहा करते थे। यहाँ राजा हरिया तोता का राज था। एक दिन सभी पक्षी सभा में आए हुए थे। रानो चिड़िया भी एक पेड़ पर बैठी हुई सब कुछ देख रही थी। तभी एक कबूतर वहाँ पर आया। प्रणाम तोते महाराज, मेरा नाम बंटी कबूतर है। मैं पड़ोस वाले जंगल से आया हूँ, जिस जंगल पर चील महाराज का राज है।
वो अच्छा, बताओ बंटी कबूतर, किस वजह से आना हुआ? कोई जरूरी काम था? हमारे जंगल के तालाब पर एक श्राप लगा हुआ है। वो केवल बारिश के मौसम में ही थोड़ा बहुत बढ़ता है, वरना हमेशा सूखा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से जंगल के पशु पक्षी प्यासे रहते हैं, बीमार रहते हैं और कुछ तो मर भी जाते हैं। यह तो बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का हल क्या है? आपने किसी से नहीं पूछा? हमारे ही जंगल में रहने वाले ज्योतिष बाबा ने बताया था कि हमारे जंगल का श्राप केवल एक ही पक्षी दूर कर सकता है, और वो एक पीले रंग की चिड़िया है जिसकी चोंच लाल है। अगर वो बारिश का मौसम आने पर हमारे तालाब के पानी में नहा लेती तो हमारे तालाब पर लगा हुआ श्राप हट जाएगा और फिर कभी भी हमारा तालाब सूखेगा नहीं। हमने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की महाराज, लेकिन ऐसी चिड़िया हमें कहीं नहीं मिली। इसलिए अब हमारे जंगल के चील महाराज यही सोच रहे हैं कि वो आपके जंगल पर हमला बोल देंगे, और अगर आप उस जंग में हार जाते हैं तो आपके इस जंगल पर हमारे जंगल के चील महाराज का राज होगा। फिर हमारे जंगल के सभी पक्षी यहीं रहने लगेंगे। मैं आपसे यही कहने आया था कि या तो आप हार मान ले या फिर जंग की तैयारी कर ले। यह सुनकर सभी पक्षी परेशान हो उठे। तभी ऊपर बैठी रानो चिड़िया नीचे आई और बोली, आपको हमारे जंगल पर हमला बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे गौर से देखिए, कहीं मैं वही तो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे थे। उसे देखकर बंटी कबूतर हैरान रह गया और फिर बोला, हाँ, तुम्हारा रंग भी पीला है और चोंच भी लाल है। हाँ तो ठीक है, आपके चील महाराज से बोल दो कि अगले हफ्ते जब बारिश का मौसम आएगा तो आप मुझे लेने यहाँ आ जाना। मैं आपके साथ चलूंगी और तालाब में नहाकर उस पर लगा श्राप हटा दूंगी। पर शर्त यह है कि अब आप हमारे जंगल पर हमला नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगी तो हमें हमला करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ। यह कहकर बंटी कबूतर चला गया। सभी पक्षी खुश हुए और रानो चिड़िया की सभी ने तारीफ की। यह देखकर उससे जलने वाला कालू कौवा आग बबूला होकर वहाँ से चला गया। बस बहुत हो गया, मैं अभी बुरे जादुई पेड़ के पास जाऊंगा और उससे बात करूंगा। सब उस रानू की बहुत तारीफ कर रहे हैं ना, मैं उसको बुरा बनवा कर ही रहूंगा। कालू कौवा बुरे पेड़ के पास गया और उसने उसे सब कुछ बता दिया। तो तुम चाहते हो कि रानो चिड़िया बुरी बन जाए और सभी पक्षी उसको नापसंद करने लगे? तो मेरे पास एक आइडिया है। बताओ, क्या आइडिया है? तुम मेरी डाली का एक सेब ले जाओ और किसी तरह उस चिड़िया को खिला दो। इस सेब को खाते ही रानो चिड़िया गायब होकर मेरे तने के अंदर कैद हो जाएगी और उसी की जैसी दिखने वाली एक बुरी चिड़िया तुम्हारे सामने प्रकट होगी, और जब वो जंगल के पक्षियों को परेशान करेगी तो सभी असली रानो चिड़िया से नफरत करने लगेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। फिर कालू कौवा एक सेब को लेकर रानो के पास आ गया। रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुमको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए तोहफे में ये सेब लाया हूँ। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो प्लीज इसे खा लो। ये सुनकर रानो चिड़िया ने सेब के अंदर 2 मुंह मारे और उसको खाते ही वो गायब हो गई। और फिर रानो की जैसी दिखने वाली एक चिड़िया प्रकट हुई। अरे वाह, मतलब जादुई पेड़ का जादू चल गया। अब आएगा मजा। ये सुनकर बुरी चिड़िया जंगल के पक्षियों को परेशान करने लगी। उसने एक ही दिन में सभी जंगल के पक्षियों को इतना परेशान किया कि सभी तोते राजा के पास पहुँचे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि रानो चिड़िया ऐसा कर सकती है। आप तो उसको बहुत अच्छा समझते थे। उसकी असलियत अब आपके सामने आई है। सभी पक्षियों के मुंह से रानो चिड़िया की बुराई सुनकर कालू को बहुत अच्छा लगा। तभी बुरी चिड़िया वहाँ आ गई। तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो जैसे कोई मर गया हो? तोते राजा कुछ बोलते इससे पहले ही बंटी कबूतर वहाँ आ गया। तोते राजा, बरसात का मौसम आ गया है। अब आप मेरे साथ रानो चिड़िया को भेज दीजिए। ये हमारे तालाब में नहाएगी, तभी हमारे तालाब से वो श्राप हटेगा और हमारी परेशानी दूर होगी। ओ कबूतर, मैंने ठेका ले लिया है क्या तुम्हारे साथ जाने का और तुम्हारे जंगल को ठीक करने का। अगर तुम्हारा जंगल मर रहा है तो मरने दो, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे साथ। रानो, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ने तो कहा था इनके तालाब पर लगा श्राप खत्म कर दोगी। मैं नहीं जाने वाली। अगर ऐसी बात है तो अब तुम लोग जंग के लिए तैयार हो जाओ। मैं चील महाराज को जाकर बताऊंगा तो वो आज ही इस जंगल पर हमला बोल देंगे। यह कहकर बंटी कबूतर वहाँ से उड़ गया और सभी पक्षी चिंता में आ गए। अब मेरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। मैं तोता होकर चील महाराज का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा।
अब कालू कौवे को अपनी गलती का पछतावा होने लगा तो उसने अपना मुंह खोला। ये सब मेरी जलन की वजह से हुआ है, रानो चिड़िया की इसमें कोई गलती नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? तुम साफ साफ बोलो। उस दिन जब सभी रानो चिड़िया की तारीफ कर रहे थे तो मुझे बहुत जलन हो रही थी, इसलिए मैंने उस दिन जादुई बुरे पेड़ का सेब रानो चिड़िया को खिला दिया, जिसको खाते ही रानो चिड़िया उस बुरे पेड़ के तने में कैद हो गई और उसी के जैसी दिखने वाली एक बुरी चिड़िया प्रकट हुई, जिसे आप समझ रहे हैं वो नकली है। असली रानो चिड़िया बुरे पेड़ के कब्जे में है। ये तुमने ठीक नहीं किया कालू, तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन पहले ये बताओ कि वो पेड़ कहाँ है? हमें रानो चिड़िया को उससे आजाद कराना होगा। अब कालू सभी पक्षियों के साथ बुरे पेड़ के पास गया और उससे बोला, बुरे पेड़, असली रानो चिड़िया को आजाद कर दो, हमारा जंगल खतरे में है। तुम मेरे पास पूरी बारात लेकर आओगे तो मैं उसको छोड़ दूंगा। जाओ, नहीं छोड़ता मैं उसको। इस पर तोते राजा ने कहा, अगर तुमने उसको आजाद नहीं किया तो अभी मैं बुलडोजर मंगवाकर तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और फिर तुम मर जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं अभी उस रानो चिड़िया को आजाद करता हूँ। यह कहते हुए बुरे पेड़ ने अपना तना खोल दिया और उसके अंदर से रानो चिड़िया बाहर निकली। आप सब लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो लगा था कि अब मैं हमेशा इस पेड़ के अंदर ही घुट घुट कर मर जाऊंगी। मुझे माफ कर दो चिड़िया, अब हम सभी जंगल के पक्षियों की जान बस तुम्हारे हाथ में है। तुम जल्दी से चील महाराज के जंगल में जाओ, वरना हमारा जंगल खतरे में आ जाएगा। अब रानो चिड़िया तेजी से चील महाराज के जंगल गई और उसने उनको सारी बात बताई। उसके बाद वो उनके तालाब में नहाई तो तालाब पर से श्राप हट गया और वो किसी जादू की तरह पूरी तरह से पानी से लबालब भर गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो चिड़िया, तुम्हारी वजह से अब हमारा जंगल मुक्त हो गया है। अब मैं चलती हूँ चील महाराज। रानो चिड़िया अपने जंगल वापस आ गई। सभी पक्षियों ने रानो चिड़िया का धन्यवाद किया और कालू कौवा उसका पक्का दोस्त बनकर हमेशा उसके साथ रहने लगा। किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू और रानो ने घर से भागकर शादी की थी क्योंकि टुन्नू के माता पिता इस शादी से नाराज थे। धीरे धीरे उनकी 3 बेटियां हो गईं। जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। एक दिन टुन्नू ने रानो चिड़िया से कहा, सुनो रानो, तुम बच्चियों की देखभाल करो, मैं दाना ढूंढने जंगल में जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप जाए, लेकिन जल्दी घर आ जाइएगा। पता नहीं क्यों आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है। आप अपना ख्याल रखना। रानो, बस मैं यूँ गया और यूँ आया, तुम घबराना नहीं, बच्चियों का ख्याल रखना। ये कहकर टुन्नू चला जाता है और लौटकर कभी घर वापस नहीं आता। उसे एक शिकारी पक्षी ने अपना शिकार बना लिया था। समय बीतने लगा। रानो किसी तरह अपना और अपनी बेटियों का पेट पालने लगी। दिन गुजरने लगे, लेकिन रानो चिड़िया कर्ज में डूबी जा रही थी और एक दिन उसका घर भी इस कर्ज के भेंट चढ़ गया। रानो और उसकी बेटियां सड़क पर आ गई थीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? पति को तो ऊपर वाले ने छीन लिया, घर को साहूकार ने। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? हे ऊपर वाले, तू ही कुछ करिश्मा दिखा। तभी गुड़िया रानो को चिंतित देखकर कहती है, माँ, आप तो हमेशा कहती थी ना हमारी दादी है, तो हम दादी के घर चलते हैं ना? हाँ गुड़िया बेटा, मैं भी वही सोच रही हूँ, तुम्हारी दादी के पास चलते हैं। इतने दिनों में उनका गुस्सा भी शांत हो गया होगा। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। रानो अब भी रास्ते में ही थी, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। ससुराल पहुंचकर रानो ने घर का दरवाजा खटखटाया। माँ जी, सुनिए माँ जी, दरवाजा खोलिए, हम बारिश में भीग रहे हैं, दरवाजा खोलिए। कौन है दरवाजे पर? माँ जी, मैं हूँ आपकी बहू रानो, दरवाजा खोलिए माँ जी। रानो, अरे कल मुही कुलक्षणी, तू यहाँ क्या करने आई है? जा, भाग जा यहाँ से। ना मैं तेरी माँ जी हूँ, ना तू मेरी बहू, तुझे मैं नहीं जानती, चल दफा हो यहाँ से। माँ जी, मुझ पर रहम कीजिए। माँ जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, बारिश भी बहुत तेज है, कुछ तो दया कीजिए, अपनी पोतियों का तो ख्याल करिए। चल भाग जा यहाँ से, एक बार कहा ना, समझ में नहीं आता तेरे। अगर तू यहाँ से नहीं गई तो तुझे डंडे से मार मार कर यहाँ से भगाऊंगी मैं। माँ जी, मुझ पर न सही अपनी पोतियों पर तो रहम कीजिए। माँ जी, बारिश बहुत तेज है, कृपा करके हमें घर के अंदर आने दीजिए।
रानू, अच्छा तो तू मेरे घर के अंदर अपनी बेटियों के साथ आएगी और अंदर आकर मुझे भी मारना चाहती है। मेरे बेटे को तो मुझसे छीन कर ले गई, फिर तू किस मुंह से यहाँ आई है? चली जा यहाँ से। रानो चिड़िया दरवाजे पर खड़ी आंसू बहा रही थी। मम्मा दादी ने तो दरवाजा खोला ही नहीं, अब हम कहाँ